नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए पूरी खबरें देखते हैं संगम न्यूज पर। प्रयागराज शहर के कड़ाके की ठंड के बावजूद नगर निगम के दायरे में आने वाले रैन बसेरे अभी तैयार नहीं हैं। प्रयागराज नगर निगम की मेयर अभिलाषा गुप्ता नंदी का दावा है कि शहर में 36 रैन बसेरे तैयार हो चुके हैं और 160 जगह अलाव जल रहा है, लेकिन हकीकत इससे पलट है। शहर में सिर्फ 10 के आसपास रैन बसेरे अभी किसी तरह बन पाए हैं और 1 दर्जन से अधिक जगहों में अलाव जल रहे हैं। बाकी जगह ना तो अलाव जल रहे हैं और ना ही अस्थायी रैन बसेरे बने हैं, जिसके चलते जरूरतमंद और बेसहारा लोगों के लिए ये सर्दी सितम का सबब बन गई है। देखिए, जो हमारे रैन बसेरा हैं वो तो है ही हैं, जो स्थायी रूप से हैं। जो अस्थायी रैन बसेरे हैं उनको भी कंप्लीट कर दिया गया है। पिंक रैन बसेरा भी इस बार बनाया गया है। शासन प्रशासन का दिशा निर्देश था कि महिलाओं का सुरक्षा को देखते हुए पिंक रैन बसेरा भी बनाया जाए, वो भी किया जा रहा है। हर 160 जगह पे अलाव भी जल रहा है। सभी रैन बसेरों पर अलाव, सभी चौराहों पे अलाव जलाया जा रहा है और जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हम सब समाज सेवियों का भी और सहयोग ले रहे हैं। हमारे सिविल डिफेंस हैं, उनका भी सहयोग ले रहे हैं। सबका सहयोग लेते हुए नगर निगम और हमारे पार्षद भी अपने क्षेत्र में खिलाने पिलाने की व्यवस्था, सबको राहत देने की, और अभी प्रशासन की तरफ से भी कंबल बंटना है और समाज सेवियों की तरफ से, हम सब की तरफ से लोगों को कंबल बांटने की भी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभी हमारे 36 रैन बसेरे बनाए गए हैं और जिसमें पिंक वाले भी हैं, और कोशिश की जाएगी अगर प्रशासन की तरफ से कहीं कमी नजर आएगी तो और भी रैन बसेरे बनाने की हम लोग स्थिति में हैं। प्रयागराज के पूरा मुक्ति थाना क्षेत्र के हरे रामपुर गांव में एक युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक युवती का शव आज सुबह उसके ही घर से बरामद हुआ। इसके बाद घर वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौकाए वारदात में जो सबूत इकट्ठा किए और वहां जो बयान लिए गए, उससे ऐसा लगता है कि पूरा मामला ऑनर किलिंग का हो सकता है। पुलिस के मुताबिक हरे रामपुर गांव के रहने वाले संतलाल की 18 साल की बेटी मोबाइल से अपने चाचा के लड़के से ज्यादा बातचीत करती थी, जिसे लेकर लड़की के घर वाले को नागवार गुजरता था और उन्होंने लड़की का मोबाइल भी एक दिन पहले तोड़ के फेंक दिया था। इसी दौरान लड़की की शादी की बात भी घर पर चल रही थी, जिससे ऐसा लगता है कि मृतक के घर वाले लड़की की बातचीत को लेकर उस पर शक करते थे और इसी की वजह से पुलिस इसे प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध मानते हुए ऑनर किलिंग की तरफ इशारा कर रही है। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौके पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड बुलाए गए हैं। पूरा मुक्ति के हरिरामपुर गांव में एक युवती की हत्या का मामला आया है और अभी उसके पिता के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि कुछ दिन पहले अपने सगे तहेरे भाई, जो संतलाल के सगे भाई रूपलाल जी का बेटा है, उससे बात करती थी और उसने इसको फ़ोन भी दिया था। परिजनों ने, भाई और पिता ने उस फ़ोन से हुई वार्ता को संदिग्ध मानते थे और इस पर उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की थी, आपत्ति भी किया था और फिर भी ये बात करती थी तो उसे फ़ोन वगैरह इन्होंने छीन करके और उसे तोड़ दिया था कुछ दिन पहले ही, और उसे सिम भी तोड़ दिया था। और अभी आरंभिक तौर पर उसके घटनाक्रम को लेकर के परिवार काफ़ी कुपित भी था, उसके पिताजी भी, मृतका के और भाई भी काफ़ी परेशान थे। पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसमें जो मौके की स्थिति है उसके मुताबिक वहाँ पे जो परिवार में 3 महिला सदस्य भी थी, बुआ भी थी, दादी भी थी, छोटी बहन थी, सभी लोग और दोनों सगे भाई पिता सभी लोग बाहर सोना बताए गए, जो अनविजुअल लग रहा है वहाँ पे देखने पे। साथ ही जो पिताजी की जैकेट है उस पर खून के छींटे हैं, ये इन्होंने अलग टांग दिया था निकाल करके, जिसको फील्ड यूनिट ने वहाँ पे जब सर्च कर रही थी तो उसे प्राप्त किया है। अब इन सारी परिस्थितियों में अभी डाउट्स पे पिताजी भी हैं और साथ ही हम जो 1-2 एंगल और आए हैं उस पर भी काम कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका स्पष्ट हो जाएगा कि हत्या के पीछे कौन है। तो जानकारी और FIR के मुताबिक तो परिवार, मृतका के पिता और भाई बातचीत जो क्रम से जो लड़की करती थी उससे काफ़ी कुपित थे, नाराज़ थे। जो ये बात कर रही थी, जो इनके प्रेम प्रसंग जैसी बात भी आई है, वो सगे तहेरे भाई के भाई लगता है मृतका का, यानी ये संतलाल के सगा भाई का लड़का है और उसी पर डाउट्स था कि इसीलिए उन्होंने उसके दिए हुए फ़ोन को छीना था और उसको तोड़ा भी था कुछ दिन पहले ही। तो डाउट्स तो उसके रिश्ते को लेकर के ही इन लोग परेशान भी थे
और शादी के लिए भी ज़्यादा जल्दी मुतमिद थे कि जल्दी इसकी शादी कर दी जाए कहीं तक। और ये परिस्थितियाँ काफ़ी कुछ मिला करके अभी तो पारिवारिक पृष्ठभूमि पे ही जा रही हैं। ये घटना का निश्चित तौर पर कोई पारिवारिक लिंक होगा, क्योंकि जहाँ बच्ची सो रही थी वहाँ अकेले बताया गया। परिवार के 6 लोगों में से 3 महिला सदस्यों में से कोई भी वहाँ पर नहीं सो रहा था, सभी अलग हो रहे थे। बरामदे में बाहर सोना, ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं संदिग्ध होती हैं। और क्योंकि इस फिल्म में अभी तत्काल का मामला, अभी हम डेड बॉडी को भेज करके मोर्चरी पोस्टमार्टम कराएंगे और फिर जो है पूरी तहकीकात करेंगे। इसमें सही व्यक्ति जरूर निकल के आएगा और उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पिछले कई दिनों से नैनी स्थित चार्जिंग स्टेशन पर खड़ी एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बृहस्पतिवार 30 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। संगम नगरी में पहले चरण में 15 ई बसों का संचालन 5 रूटों पर होगा। शाम 4 बजे चार्जिंग स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में इन बसों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। आज जीएसटी मेगा सेमिनार का आयोजन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर प्रीतम दास ऑडिटोरियम में हुआ। मेगा सेमिनार में लगभग 200 व्यापारी प्रतिनिधि ने भाग लिया। जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया और रिटर्न फाइलिंग की पीपीई के माध्यम से समझाया गया। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बिना किसी प्रीमियम के मुख्य लाभ है। छोटे व्यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम के लाभ बताए गए। व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य मुरली लाल अग्रवाल, डीएस तिवारी एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1, बालकृष्ण यादव और आरती कुमारी जॉइंट कमिश्नर और ए.के. गौतम डीसी प्रशासन उपस्थित रहे। श्रम विभाग के एएलसी गिरी साहब द्वारा ई श्रम पोर्टल द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कामगारों के रजिस्ट्रेशन और लाभों को भी अवगत कराया गया। देखिए, व्यापारियों को पंजीयन लेने से लाभ ही लाभ हैं, नुकसान कुछ नहीं। पहली बात ये कि पंजीकृत होने पर व्यापारी एक तो सम्मान, उसका सम्मान बढ़ता है। दूसरी चीज़, खरीद पर उसको आईटीसी मिलती है, जो परचेजेज करेगा उस पर आईटीसी मिलेगी। तीसरी चीज़ ये है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, विशेषकर व्यापारी दुर्घटना बीमा, इसका लाभ केवल पंजीकृत व्यापारियों को ही मिलता है। व्यापार को विस्तार करने के लिए, विस्तृत करने के लिए बिना पंजीयन के विस्तृत नहीं हो सकता, वो लिमिटेड ही रहेगा। इसलिए व्यापार का विस्तार करने के लिए भी पंजीयन आवश्यक है। जी हाँ, बिल्कुल, ये आज के सेमिनार का उद्देश्य ही यही था, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों के मन से भ्रांतियों को हटाया जाए। उनके मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं कि इससे परेशानी बढ़ती है, अनावश्यक अकाउंटेंट और अधिवक्ताओं पे खर्च बढ़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। कहीं भी किसी को कोई समस्या हो, हेल्प डेस्क बने हुए हैं, हेल्प डेस्क पे जाके पूरी सुविधा ले सकता है। सर, अपने प्रयागराज में हेल्प डेस्क कहाँ पर है? प्रयागराज में हेल्प डेस्क व्यापारी सुविधा केंद्र जो है इंदिरा भवन में, वहाँ पे। चंडीगढ़ के मोहाली स्पोर्ट स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जहां कई राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश को लीड करने गए प्रयागराज के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तथा विभिन्न मेडलों पर अपना कब्जा जमाया। इस चैंपियनशिप में अपना स्थान बनाने पर खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिला तथा टीम कोच कमल सिंह यादव भी गौरवान्वित हुए। पिछले दिनों हुई स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चुने गए खिलाड़ी प्रियंका पटेल, प्रांजल गुप्ता, वैष्णवी यादव और सारांश यादव को नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश की तरफ से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रयागराज के खिलाड़ियों को पंजाब के चंडीगढ़ भेजा गया, जहां 2 दिवसीय चैंपियनशिप 24 से 26 दिसंबर के बीच हुई। चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में प्रियंका पटेल ने गोल्ड मेडल, जूनियर वर्ग में प्रांजल गुप्ता ने गोल्ड मेडल और कैडेट वर्ग में वैष्णवी यादव और सारांश यादव ने सिल्वर मेडल जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया और अपने कोच और परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। इस प्रदर्शन में उनके परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ उठी। उन्होंने उनके प्रयागराज आगमन पर भव्य स्वागत किया। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।